हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिस्टर एंड मिसिस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। सेक्शन 2 के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है बेलेबल ऑफेंस, जो ए में दिया गया मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। सेक्शन 2 की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो बेलेबल ऑफेंस की है। व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? तो इसमें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों की डेफिनेशन दी गई है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल नाम से पता लग रहा है जिस ऑफेंस में बेल मिल जाती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है जिसमें बेल नहीं मिलती। ये सिंपल लैंग्वेज में हमने बात करी है, लेकिन यहाँ पर जो लॉ की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। एंड उसी तरह से हमको याद करना होगा। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, तो मैंने आपको बता दिया पहले, और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो ऑफेंस सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल जिनको दिखाया गया है। फर्स्ट शेड्यूल्स के अंदर जो बेलेबल ऑफेंस दिखाए गए उसमें है ये, वो बेलेबल ऑफेंस होगा, या फिर किसी और लॉ में जो कि इस टाइम पर चल रहा है वहाँ पर इसको बेलेबल लिखा गया हो तो बेलेबल ऑफेंस कहलाएगा। फर्स्ट शेड्यूल जो सीआरपीसी का है, आप बेयर एक्ट में पीछे चेक करेंगे तो दो शेड्यूल मिलेंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, जिसमें सारे ऑफेंस बताए गए हैं जो आईपीसी में डिफाइन है। उसमें आपको ये भी लिखा मिलेगा कि बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें आपको ये भी लिखा मिलेगा कि इसको कौन सी कोर्ट जो है ट्रायल कर सकती है, मतलब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्रायल कर सकता है या फिर सेशन कोर्ट ट्रायल करेगी, ये लिखा होता है उसमें। कौन कौन सा मैजिस्ट्रेट इस ऑफेंस को देख सकता है, ये भी लिखा मिलेगा उसमें, जो चार्ट की बात कर रहे हैं हम, कि ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये भी लिखा होता है। बेलेबल ऑफेंस अगर है होगा तो वो शेड्यूल 1 में होगा या फिर किसी और लॉ में बेलेबल दिया गया हो। बेलेबल ऑफेंस जो है पुलिस बेल दे सकती है उसमें। बेलेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस के पास भी राइट होता है, वो बेल दे सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? इनके अलावा जो ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे, मतलब जिसमें बेल पुलिस ले लेगी, जो बेलेबल है शेड्यूल 1 में है वो बेलेबल है। इसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और सेक्शन 2 की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बी, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेंट्स मोर हेड्स देन वन, जो कि चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज की डेफिनेशन नहीं बताई गई, चार्ज के बारे में बताया है। तो जो चार्ज को हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर 17 है 17 में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 211 से लेकर 224 तक चार्ज से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। अब यहाँ पर चार्ज को क्या बोला गया? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। इसका मतलब है कि कई सारे अगर चार्ज हैं तो उनका हेड वो जो है, जो उनका हेड है वो बताया, मतलब उसको भी चार्ज ही बोलेंगे। मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर चार्ज लगे या फिर कई सारे चार्ज लगे, उनको मतलब मिले हैं ये सेक्शन है जो, तो जो हेड बनता है वो भी चार्ज ही कहलाएगा। वो हेड जो है वो चार्ज ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो एक सेक्शन है उसको हेड बना रहे हैं तो वो चार्ज नहीं माना जाएगा, वो भी चार्ज ही माना जाएगा। एग्जाम्पल जो है दे देते हैं आपको। एक ए एंटर्स इनटू बीस हाउस एंड कमिट थेफ्ट, हर्ट, मिसचीफ, हेयर विल बी चार्ज फॉर थेफ्ट, हर्ट एंड मिसचीफ। 3 चार्ज लगे हैं इसके ऊपर। अब देखो आप, अब इफ वी combine 3 charge then it will be called head of charge and head of charge will be also be called charge। मान लीजिए जो A है V के घर में घुस जाता है और A B के घर में घुसकर बहुत सारे ऑफेंस कमिट करता है। A जो है B के घर में घुसकर चोरी करता है, B को हर्ट करता है, B को चोट पहुंचा देता है, वहाँ पर मिसचीफ करता है। A जो है वहाँ पर B की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देता है।
तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफेंस कर देता है वो जो ये है। तो 3 ऑफेंस फॉर एग्जांपल इसमें इसने कर दिए, तो ए पर जो है 3 चार्ज एंड मिसचीफ का 4 लगेगा। तो अगर ये हम इन 3 चार्ज को कंबाइन करें तो हेड ऑफ चार्ज बन जाएगा, एंड उसी हेड ऑफ चार्ज को भी हम चार्ज ही बोल लेंगे। तो यही बताया गया है इस डेफिनेशन के अंदर। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है किसी केस में, तो सेक्शन 173 CRPC में पुलिस जो ऑफिसर है फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है कोर्ट में, तब चार्ज के ऊपर केस चला जाता है। पहले फाइनल रिपोर्ट आएगी, फिर चार्ज के ऊपर केस जाएगा, फिर कोर्ट देखती है कि क्या ऑफेंस बनते हैं। एलिगेशन के अकॉर्डिंग चेकिंग ऑफ चार्ज के लिए भी डेट लग सकती है, और चार्ज की जो स्टेज ऐसी होती है कि अक्यूज़ड को चार्ज की डेट पर अपीयर ही होना पड़ता है, क्योंकि चार्ज अक्यूज़ड के ऊपर ही लगेगा और कोर्ट लगाएगी। अगर अक्यूज़ड नहीं आता तो कोर्ट जो है जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो अपीयर नहीं होता तो कोर्ट जो है उस अक्यूज़ड के नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकती है कि उसको मतलब कोर्ट में आना ही पड़ता है। अगर कोई अक्यूज़ जो है अगर जेल में है और उसके केस की जो वो मतलब किसी और केस में जेल में है, ठीक है, या फिर इसी केस में जेल में है, जो भी केस चल रहा है, अगर उसके अंदर उसको बुलाना पड़ेगा तो कैसे बुलाएंगे? उसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोर्ट के नाम इशू करना पड़ेगा वारंट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कोर्ट है उसको भी ना पता हो कि अक्यूज़ कहाँ पे है, तो जो एडवोकेट है उसका अंगेज काउंसिल है अक्यूज़ का, वो बता सकता है कि वो कहाँ पे, अगर उसकी नॉलेज में। अगर किसी केस में जेल में बंद हो तो कोर्ट प्रोडक्शन वारंट भेज के बुला लेगी उस अक्यूज़ को, और पुलिस उसको ले जाती है और चार्ज उसके ऊपर लगा दिया जाता है। ये देखा जाता है कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं, वो IPC में आते हैं या फिर किसी और स्पेशल एक्ट में, सब देख के कि उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। मतलब अगर IPC के अंदर उसने ऑफेंस करें, चोरी करी है, मर्डर करा है, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर करा है, तो चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि आपने ये ऑफेंस किए हैं, इसलिए आपके खिलाफ इन ऑफेंस के अंदर ट्रायल चलेगा। जैसे किसी ने मर्डर किया है और उस साथ में मार पिटाई की, घर में घुसकर मर्डर किया उसका, उसके ऊपर चोट के अकॉर्डिंग जो है 302, 452 IPC व अन्य धाराएं जो है लगेंगी और उसी के अंदर चार्ज लगेगा। लेकिन जो मेन ऑफेंस है मर्डर है वो 302 है, वो हेड होगा और उसके नीचे बाकी सेक्शन लगा दिए जाएंगे। सबसे पहले 302 ऐड कर दिया, उसके नीचे बाकी सेक्शन ऐड कर दिए जो भी मेड आउट हो रहे हैं या फिर पुलिस ने लगाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से करी जाती हैं। तो जो सेक्शन 2 का B है वो चार्ज वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 का C। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, दोनों के बारे में बताता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस केस जो है क्या होता है। कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, ये जो है पुलिस का काम होता है सब कुछ देखना। जब कोई कंप्लेंट आएगी पुलिस के पास, सीरियस नेचर के मतलब केसेस हैं, तो FIR दर्ज करती है पुलिस और विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती कोर्ट से, जिसमें पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो बिना वारंट के लिए मतलब केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है और उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो वहीं जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो CRPC का जो फर्स्ट शेड्यूल है तो उसमें देखेंगे ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और कौन कौन सा ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो थेफ्ट है, थेफ्ट होती है, ठीक है, वो चोरी होती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो रेप होता है वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो स्टेट के अगेंस्ट है सीधा क्राइम। जो मर्डर होता है वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हीनियस क्राइम है। एंड वो जो हाउस ट्रेसपास है, ठीक है, वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसी के घर के अंदर घुसना, हाउस ट्रेसपास करना। तो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में लिख रखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है। IPC में जो ऑफेंस दे रखे हैं उनके बारे में भी लिख रखा है, एंड जो अदर लॉ है उसके बारे में भी लिख रखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होगा, तो उसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। एंड इन्हीं में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है जो क्लोज L में है,
उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि उसमें जो अपोजिट बात लिखी हुई है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो यहाँ तक ये भी कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 2 का डी है कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. Police report forwarded by a police officer to magistrate under section 173(2) क्लॉज 2। एक्सप्लेनेशन जो है इसमें लिखा है, जो ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be the complainant। जब कंप्लेनेंट वर्ड कोई आम इंसान सोचता है कि कंप्लेंट पुलिस को की जाती होगी, कोई ऑफेंस हुआ तो पुलिस को कंप्लेंट कर दो, पर जब एडवोकेट की बात की जाए तो एडवोकेट कभी नहीं बोलेंगे कि पुलिस को कंप्लेंट करो, क्योंकि जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट जो है किसको की जाती है, मैजिस्ट्रेट को की जाती है, जो सीआरपीसी में बताया गया है। और डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 2D में दी गई है। कंप्लेंट कभी पुलिस को नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in a writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that person, whether known or unknown, has committed an offence। ये बताया था आपको, इसमें लिखा है कंप्लेंट क्या होती है, एलिगेशन जो कि ओरल भी हो सकती है, तो मैजिस्ट्रेट को वो एलिगेशन बताए जाते हैं, मतलब ओरली किस लिए दी जाती है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन लें, किसके खिलाफ एक्शन लें, एक ऐसे पर्सन के खिलाफ एक्शन लें जिसने ऑफेंस कमिट करा है, चाहे वो पर्सन नॉन हो या फिर अननोन हो। तो मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है वो पर्सन कौन है, वो नॉन भी कर सकता है और अननोन के खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है। तो दोनों के ही केस में सामने जो है मैजिस्ट्रेट हैं, उनको कंप्लेंट की जा सकती है कि किसी नॉन या नॉन पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है और आप एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। और जो एलिगेशन है वो ओरल और राइटिंग दोनों तरह से दी जा सकती है कंप्लेंट जो है मैजिस्ट्रेट को, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। जैसे पुलिस किसी क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करके सेक्शन 172 क्लॉज 2 में रिपोर्ट सबमिट करती है मैजिस्ट्रेट को, वो कंप्लेंट नहीं है, जिसको हम चालान बोलते हैं, जो पुलिस सबमिट करती है, वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। जब भी किसी के साथ ऑफेंस होता है, मान लीजिए आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया, तो आपके पास वहाँ पर 2 रेमेडीज़ होंगी। एक तो आप एफआईआर करा सकते हैं पुलिस को जाके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि पुलिस को करवाई जाती है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट किसको करेंगे, अभी मैंने बताया कंप्लेंट जो मैजिस्ट्रेट को की जा सकती है, इस व्यू से की जाती है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उस ऑफेंस पर एक्शन लें। वो ओरली भी दी जा सकती है कंप्लेंट और इन राइटिंग में भी दी जा सकती है। तो 2 रेमेडीज़ होती हैं, एफआईआर और कंप्लेंट। यहाँ जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में लॉज होती है, कराई जाती है। मतलब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसी के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, उसी में कंप्लेंट दी जाएगी। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है तभी हम एफआईआर करा सकते हैं। सेक्शन 154 सीआरपीसी में फर्स्ट लाइन यही लिखी गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब भी आप कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, देखना आप कि सेक्शन 154 ऐसे लिखा होता है, जो एफआईआर वाला कॉलम होता है ऊपर, एफआईआर दर्ज हो सकती है। पर जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में की जा सकती है। ये भी इसमें बहुत ज़रूरी बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है, और जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी करी जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी की जा सकती है। मान लीजिए आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तब क्या करेंगे, तो क्या एफआईआर करवा सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर? नहीं करवा सकते, क्योंकि जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। तब आप क्या करेंगे, तब आप कंप्लेंट करेंगे मैजिस्ट्रेट को। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि किसी पर्सन के साथ, मान लीजिए
कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब वो पर्सन कहाँ जाएगा? वो पुलिस स्टेशन में, और तब आप बता देंगे कि ये ऑफेंस हुआ है और मेरे साथ तो पुलिस ऑफिसर मतलब जो है वो देख लेगा कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये पुलिस को देखना है, ठीक है, पुलिस का काम है। आपने अगर कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफ आई दर्ज कर दो जी। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो एफ आई दर्ज नहीं करते, तो 155 की रिपोर्ट बनाते हैं लोग, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर जो है एफ आई आर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लिखी जाती है जो एफ आई आर है। तो नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है, तो आप बताएंगे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर क्या करेगा। सेक्शन 155 CRPC में प्रोविज़न दिए गए हैं, पुलिस ऑफिसर जो है वो एक बुक में इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेगा जो कि आप उसको बताओगे, एंड वो सारी इंफॉर्मेशन एक बुक में लिखकर आगे फॉरवर्ड कर देगा। किसको करेगा? मैजिस्ट्रेट को करेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रेफ़र कर देगा वो जो इंफॉर्मेशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, जो पुलिस ऑफिसर को बता रहे हैं, तो वो आगे उसको रेफ़र कर देगा मैजिस्ट्रेट को। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है अगर, तो मैजिस्ट्रेट को ही जो है जाएगी पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट को यदि लगता है कि हाँ कोई केस बन रहा है, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को ऑर्डर दे देंगे इन्वेस्टिगेशन या मेन डिफरेंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो मेन डिफरेंस यहाँ पर आ गया है कि कॉग्निजेबल हुआ है, तो पुलिस है वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के स्टार्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें नहीं कर सकती। अगर उसमें कर भी देती है पुलिस, तो उसके अंदर एफ आई आर दर्ज नहीं कर सकती। अब सेक्शन 156 CRPC में अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे या फिर पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस आगे रेफ़र करेगी मैजिस्ट्रेट के पास। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट नहीं हो सकती। जो ये लाइन लिखी है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, जो कंप्लेंट है उसका मीनिंग हमने समझ लिया है कि मैजिस्ट्रेट को की जाती है। पुलिस रिपोर्ट वो होती है जब पुलिस को मैजिस्ट्रेट के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है पुलिस। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो पुलिस है वो एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है, जो कि सेक्शन 173 क्लॉज 2 जो सब सेक्शन इसका 2 है 173 का, के अंडर मैजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो कंप्लेंट में जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। एक्सप्लेनेशन है अब आगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया पुलिस ऑफिसर यदि उस केस में रिपोर्ट बनाता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था, मतलब आप यहाँ मान लो कि एफ आई आर दर्ज करवा दी आपने, वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसको बाद में पता चलता है, उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एफ आई आर करवाई थी, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। फिर क्या होगा? क्योंकि अभी हमने जो है देखा कि एफ आई आर जो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, और हम बात कर रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल के अंदर एफ आई आर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। सिर्फ जो है केस में क्या होगा, उस केस में रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने बना दी, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो ये जो रिपोर्ट बनाई गई है उसको कंप्लेंट मान लिया जाएगा, एंड जो इस पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई है उसको कंप्लेंट बोला जाएगा वहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लोज है। नेक्स्ट क्लोज जो है ई है सेक्शन 2 का, हाई कोर्ट मीन्स, जिसका पहला पॉइंट है इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, जो कि हाई कोर्ट के बारे में बताता है। जो सेक्शन 2 का ई है, हाई कोर्ट का क्या मतलब है? हाई कोर्ट मीन्स 3 पॉइंट बताता है। जो फर्स्ट पॉइंट बताता है कि स्टेट में हाई कोर्ट का मतलब है उस स्टेट का हाई कोर्ट। सिंपल बात है कि जैसे ये हिमाचल है उसका एक हाई कोर्ट है, झारखंड का हाई कोर्ट है, और गुजरात का अपना हाई कोर्ट है। तो स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो हाई कोर्ट होगा, मतलब स्टेट्स का जो है। अब जो सेकंड पॉइंट है इन रिलेशन टू ए यूनियन टेरिटरी टू विच द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या बताता है? इन रिलेशन टू ए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट क्या होगा? जिस स्टेट की हाई कोर्ट की जुडिक्शन एक्सटेंड की गई है उस यूनियन टेरिटरी तक, तो वो उस यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट मान लिया जाएगा। जैसे कि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, एंड जो पंजाब एंड हरियाणा है, ठीक है, वो हाई कोर्ट की जुडिक्शन है
चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड की गई है। तो चंडीगढ़ का भी जो है हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें क्या लिखा है वो बता देते हैं आपको। इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर दैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि अदर जो यूनियन टेरिटरी है, सेकंड जो यूनियन टेरिटरी बताई गई है, इससे अलग जो यूनियन टेरिटरी बताई गई है, इससे अलग तो जो यूनियन टेरिटरी है उस टेरिटरी में जो हाई कोर्ट होगा क्रिमिनल अपील के लिए अदर देन सुप्रीम कोर्ट, वही उसका हाई कोर्ट होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली जो है वो हाई कोर्ट है, जो क्रिमिनल अपील के लिए वो दिल्ली का हाई कोर्ट है, एंड वही जो है दिल्ली का हाई कोर्ट माना जाता है। तो ई क्लॉज जो है इसका यहीं पे होता है ख़त्म। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लॉज जो है क्लॉज एफ है, सेक्शन 2 का एफ। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच द कोड एक्सटेंड्स। एफ जो है इंडिया के बारे में बात करता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। जहाँ तक ये कोड एक्सटेंड होता है वो इंडिया के अंदर आता है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया की डेफिनेशन के अंदर आता है, पर जो है स्टेट ऑफ नागालैंड, जो ट्रेल एरिया ऑफ असम जो हमने सेक्शन में डिस्कस किए, वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर नहीं आएगा। अब आ गया है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो जी है इसका पॉइंट, सेक्शन 2 का जी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। जी जो है इंक्वायरी के बारे में बात करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये क्लोज है। तो इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी का मतलब होता है कि हर एक इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल को छोड़कर जो भी है वो इंक्वायरी है, मतलब जो ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर केस में, मतलब प्रोसीडिंग चलती है, आपको पता है एविडेंस होती है, ठीक है, 313 होती है, सब कुछ होता है इसके अंदर, कोई एप्लीकेशन आती हैं, वो ट्रायल चलता है। लेकिन जो इंक्वायरी है उसके अलावा, ट्रायल के अलावा जो भी चलेगा वो इंक्वायरी ही कहलाएगी। जो कि कौन कंडक्ट करवाता है इंक्वायरी? या तो मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट। का मतलब है कि जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथोराइज पर्सन है वो कोर्ट में आएगा, ठीक है। जो ट्रायल को छोड़कर जो भी इंक्वायरी करवाई जाती है वो इंक्वायरी में ही आएगी। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करवाता है, पर ट्रायल और इंक्वायरी में डिफरेंस होता है। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल आप जनरल समझ लीजिए, वैसे डिफाइन नहीं किया गया सीआरपीसी में। ट्रायल होता है मतलब क्या है, जो स्टेप होते हैं, ठीक है, ट्रायल के किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में सेक्शन 225 से सेक्शन 253 सीआरपीसी तक जब आप पढ़ेंगे उसमें ट्रायल बाय डिफरेंट मैजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में वही ट्रायल होते हैं। तो इंक्वायरी के अंदर जो है ट्रायल नहीं आएगा। एंड इसके अलावा जो इंक्वायरी होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि प्राइमा फेसिया ये देखना है कि कोई मैटर बन रहा है या नहीं, केस बन रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कंप्लेंट करवाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास से, तो वहाँ पर इंक्वायरी होगी, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे ये देखने के लिए कि प्राइमा फेसिया मैटर बन रहा है या नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस मैजिस्ट्रेट के पास आपने फाइल किया, कोई कंप्लेंट फाइल करी तो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट एक्शन ले लेंगे। प्राइमा फेसिया बनना ज़रूरी है, कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल जो भी कंप्लेंट लेकर जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पर मैजिस्ट्रेट उससे पूछताछ करेंगे या फिर एविडेंस है उनसे पूछताछ करेंगे, तो देखने के लिए कि प्राइमा फेसिया मैटर बन रहा है या नहीं बन रहा। वो इंक्वायरी का जो है ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो ट्रायल के अलावा जो भी मतलब वो चलेगी मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाएगी वो इंक्वायरी ही कहलाएगी। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। क्लॉज एच जो कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लॉज है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? इन्वेस्टिगेशन में हर वो प्रोसीडिंग इंक्लूड होती है जिसका पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत इकट्ठे करने के लिए,
जो प्रोसीडिंग चलाई जाती है इस कोड में वो ही इन्वेस्टिगेशन होती है। एंड वो कौन कंडक्ट करता है? जो इन्वेस्टिगेशन है या तो एक पुलिस ऑफिसर या फिर एक पर्सन जो कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज है। इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। सेक्शन 154 सीआरपीसी में जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस के पास जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर जिसमें अगर होता है तो जिसके पास पुलिस के पास पावर नहीं होती उसकी, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे किसी बात की जबकि इनके पास पावर नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन करनी है तो परमिशन लेनी होगी मैजिस्ट्रेट से सेक्शन 155 सीआरपीसी में। और इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिल गई तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा उसको, केस को। जो फर्स्ट स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन है केस की। पुलिस वाले जो जैसे ही कोई केस मिलता है पुलिस वाले को तो वो कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 में जो है पुलिस ऑफिसर उसको कोर्ट में भेज देता है। और कोर्ट 4 से पहले इंक्वायरी करती है कि क्या ये ऑफेंस अक्यूज के खिलाफ बनता भी है या नहीं बनता। आपको पुलिस ने एक चालान पेश कर दिया, एक रिपोर्ट दे दी 173 में, और सेक्शन लगा के दे दिए कि ये सेक्शन बनते हैं इसके खिलाफ। और जब जज साहब ने देखा मैजिस्ट्रेट ने कि वो सेक्शन तो बनते नहीं तो वो सेक्शन नहीं लगेंगे, तो वो इंक्वायरी होती है। जो दस्तावेज कोर्ट में पुलिस ने पेश किए हैं उनकी इंक्वायरी करेगी कोर्ट ये डिसाइड करेगी अक्यूज़ के ऊपर ये ऑफेंस बनता भी है या नहीं बनता। ऐसा ना हो कि पुलिस ने ऐसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी हो और कोई ऑफेंस बनता ही ना हो अक्यूज़ के ख़िलाफ़। इसलिए कोर्ट को इंक्वायरी की पावर है कि 4 से पहले आप इंक्वायरी कर लो कि पुलिस ने जो इंक्वायरी ठीक की है या नहीं की है। और इंक्वायरी के बाद ट्रायल शुरू होता है। जब चार्ज लग जाता है सेक्शन 211 सीआरपीसी, चार्ज के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कंप्लेनेंट के विटनेस की एविडेंस करवाता है और अक्यूज़ के एडवोकेट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और उसके बाद सारे विटनेस जो हैं वो एग्ज़ामिन होने के बाद जो पीपी जो है स्टेट का पीपी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, वो एविडेंस को क्लोज कर देगा और उसके बाद डिफेंस एविडेंस पर केस जो है वो जाएगा, ठीक है। और 313 जो है वो होती है पहले, उसके बाद डिफेंस एविडेंस पे जाता है। अब अक्यूज़ की मर्जी होती है कि वो एविडेंस दे या एविडेंस ना दे डिफेंस एविडेंस पे। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोर्ट चार्ज के स्टेज पर अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर सकती है। जरूरी नहीं कि पूरा ट्रायल चलेगा। अगर मतलब जज साहब को लग रहा है कि इसके खिलाफ कोई मतलब बनता नहीं कोई भी ऑफेंस तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है कोर्ट। या कोई सेक्शन कट भी हो सकता है। सेक्शन मान लो 10 सेक्शन लगा के दिए हैं, 10 में से 4 कट हो गए, 6 रह गए। या फिर 10 लगा के दिए, 10 के 15 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं अगर कोई और सेक्शन मेड आउट होते हैं। और कोई जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। वो जब भी कोई एफआईआर दर्ज करवाता है तो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पुलिस के द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन का ही होता है। या फिर मैजिस्ट्रेट भी किसी पर्सन को ऑथराइज़ कर सकता है जब कंप्लेंट आती है, या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज़ कोई पर्सन करता है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो आगे सेक्शन 2 का जो है वो आई पॉइंट है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ। जिस प्रोसीडिंग में एविडेंस जो है ओथ पर लिए जाते हैं। ओथ क्या होती है? शपथ पर लिए जाते हैं, जो कोर्ट में बोला जाता है आई डू स्वॉर्न इन द नेम ऑफ गॉड बट आई एवर स्टेट शैल बी ट्रूथ एक्सेट्रा। मतलब आगे कुछ भी जो बंदे की बात होती है सारी, जो एविडेंस वो बताता है कि ये मेरी एविडेंस है। तो ये जो स्टेटमेंट बोली जाती है, इस स्टेटमेंट को बुलवाकर जो एविडेंस ली जाती है एंड जिस प्रोसीडिंग में एविडेंस लिए जाते हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाता है। अब आगे सेक्शन 2 का जे, लोकल जुरिडिक्शन in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। जो कोर्ट है
या फिर मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसकी पावर कहाँ तक एक्सटेंड होती है? वो लोकल जुडिक्शन जो होता है उसका मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर, जहाँ पर जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उसको कोर्ट के अंदर वो उसका लोकल जुडिक्शन कहलाता है, ठीक है। उस कोर्ट के अंदर मतलब जो एरिया आता है उसका लोकल जुडिक्शन कहा जाता है। एंड जो लोकल एरिया बेशक वो स्टेट हो या फिर पार्ट ऑफ स्टेट हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक किया जा गया हो कि लोकल जो है जुडिक्शन होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक करती है कि जो लोकल जुडिक्शन है वो क्या होगा, इस कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट को वो लोकल जुडिक्शन के अंदर आता है। अब आगे है सेक्शन 2 का के, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है ये जो सेक्शन 2 का के है, हिंदी में जिसको महानगर बोलते हैं। महानगर आपने सुना होगा पहले भी। किसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 8 ऑफ CRPC में दी गई है। सेक्शन जो 8 में ये बोला गया है कि जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख से ऊपर हो जाए वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। बाकी इसको डिटेल में सेक्शन 8 में पढ़ेंगे आगे। अब आगे है एल, सेक्शन 2 का एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for which a non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जहाँ पर बिना वारंट के कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल वो जहाँ पर बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। अब सेक्शन 2 का एम है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गैजेट, जो नोटिफिकेशन पब्लिश होती है ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन कहलाया जाता है। अब सेक्शन 2 का एन, ऑफेंस। एन के अंदर क्या है, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ये ऑफेंस के बारे में बात करता है। ऑफेंस का क्या मतलब होता है, कोई एक्ट या फिर ओमिशन। एक्ट मतलब कि कोई कार्य करना, टू डू समथिंग, और ओमिशन मतलब कि कोई ऐसा कार्य ना करना जिसको करने की किसी पर्सन की ड्यूटी बनती है, कि मतलब ऐसा कहा गया कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ठीक है। और कुछ ऐसे काम है जिनसे वो ऑफेंस है, जो जिस एक्ट या फिर ओमिशन की लॉ के द्वारा पनिशमेंट बताई गई है वो ऑफेंस होता है। जो लॉ इस टाइम फोर्स में है वो अगर किसी एक्ट या फिर ओमिशन ऑफेंस होता है, एंड ऑफेंस उसको भी बोला जाता है। ये तो नहीं है। सेक्शन 2 का ओ है। ओ में क्या बताया, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ये भी काफ़ी बढ़िया डेफिनेशन है इसके अंदर दी हुई। इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so present, officer in charge of a police in generally। इसमें क्या होता है कि जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, ठीक है, और वो बोल देती हैं आपको कि SHO साहब नहीं है तो काम नहीं होगा, इस तरह की मतलब बातें बोल देते हैं। तो ये जो सेक्शन है आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया, क्या होता है कि पर्सन उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में है, ठीक है, उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोलते हैं। पर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस ऑफिसर उसको भी बोलते हैं व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इज absent, जहाँ पर जो उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में वो पर्सन absent है, ठीक है, जो जिसको मतलब वो स्टेशन दिया हुआ है। किस लिए एब्सेंट है, बिकॉज इलनेस या कोई और बात हो गई है जिससे वो ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन के चार्ज में था, पहले था वो लेकिन अब नहीं है, वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पा रहा, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता किसी रीज़न से। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो एब्सेंट है, तो वहाँ पर कौन होगा फिर उसकी जगह, मतलब कौन काम करेगा, तो वहाँ पर कौन होगा, ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस
जो स्टेशन हाउस में प्रेजेंट होगा और कांस्टेबल की पोस्ट से ऊपर होगा उसको वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोला जाएगा। समझ रहे हो ना कि कांस्टेबल से ऊपर वाली जो पोस्ट पे कोई भी पर्सन होगा तो उसको मतलब वो मान लिया जाएगा कि ऑफिसर इंचार्ज, अगर जो ऑफिसर इंचार्ज अगर अब्सेंट है मेन वाला, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करेगी कि किस पर्सन को, मतलब उसको बोला जाएगा कि वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जो पुलिस स्टेशन है वो देखेगा। वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, वो डायरेक्ट कर सकती है किसी और को भी। अब सेक्शन 2 का जो है पी में क्या बताया, प्लेस इंक्लूड्स ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड विजल। ये प्लेस के बारे में बात करता है। प्लेस में क्या क्या आएगा, हाउस आएगा, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड विजल, जैसे मतलब कि जो बोट होती है या फिर शिप होती है, वो सारी जो चीज़ें हैं प्लेस के अंदर आएंगी वो भी। अब सेक्शन 2 का जो है क्यों है, प्लीडर व्हेन यूज्ड with reference to any proceeding in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to the act in such proceeding। जो कि प्लीडर के बारे में बात करता है, तो प्लीडर कौन पर्सन होता है, किसी भी लॉ में पर्सन ऑथोराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, कि वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। एंड वो पर्सन भी प्लीडर के अंदर आता है जो कोर्ट की परमिशन से अपॉइंट होता है कि वो उस प्रोसीडिंग में एक्ट कर सके। अब प्लीडर सिर्फ वो पर्सन है जो ऑथोराइज है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है आगे क्लोज आ रहा है, उसमें देखेंगे हम इसके बारे में। अब सेक्शन 2 का जो है डेफिनेशन चल रही है। आर में क्या बताया गया, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। ये क्लॉज पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लॉज, जिसमें बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। क्या होती है पुलिस रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट हमने पहले भी देखा। पुलिस रिपोर्ट उसमें लिख रखा है मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट, जो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। सेक्शन 172 सब सेक्शन 2 के अंडर जो पुलिस ऑफिसर जिस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है आपको कि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, और वो फॉरवर्ड की जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो उसको जो है पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है। जो पुलिस रिपोर्ट के टाइप्स हैं, सेक्शन 157 मैजिस्ट्रेट, 168 सीनियर ऑफिसर, 173 2 आपको हमने बता दिया। मतलब ये टाइप्स की होती है जो पुलिस रिपोर्ट है। अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC जैसे कि ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है सबसे पहले रिपोर्ट किसको देगा, वो मैजिस्ट्रेट को देंगे। मैजिस्ट्रेट को देंगे, जो उस एरिया का मैजिस्ट्रेट होगा उसको देंगे, जिसके अंडर वो पुलिस जो है ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हर कोर्ट के अंडर कुछ पुलिस स्टेशन होते हैं, जैसे कि पुलिस FIR रजिस्टर करेगी, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जो है उस एरिया के मैजिस्ट्रेट को देगा। अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC पर ये रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 2R में फॉल नहीं करती। इसके अलावा एक रिपोर्ट और होती है अंडर सेक्शन 168 ऑफ CRPC। एक पुलिस ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है, मतलब एक पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, वो अपने सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए। जब वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर को सबमिट करेगा, वो अंडर सेक्शन 168 में करेगा। अब सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट के बाद ये नहीं है कि पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। 173 2 के अंदर मैंने बताया था 173 सब सेक्शन 2 में कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करती है। किसको करती है? मैजिस्ट्रेट को कर दी, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट होती है वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद वो फिर से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। जो पुलिस है फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर सकती है। पुलिस हैव द पावर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 8। 173 सब सेक्शन 8 है जो, उसमें कर सकती है। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट पुलिस करती है तो कोई नए फैक्ट सामने आए तो पुलिस सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट जो है पेश कर सकती है कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 173 8 में।
173(2) के अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर कुछ फर्दर कोई इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, तो 173(8) के अंदर पुलिस जो है सबमिट करती है। अब आगे नेक्स्ट है सेक्शन 2 का एस के अंदर क्या बताया गया? पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली by the state government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf। ये जो सेक्शन 2 का एस है, ये पुलिस स्टेशन के बारे में बात करता है। पुलिस स्टेशन क्या होगा? पुलिस स्टेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि ये पुलिस स्टेशन है, वो ही पुलिस स्टेशन होगा और उसी को पुलिस स्टेशन मान लिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो एक कोई प्रेमिसेस है, ठीक है, कोई जगह है, कोई बिल्डिंग है, उसको बता दिया कि ये पुलिस स्टेशन है जी, तो उसी को पुलिस स्टेशन माना जाएगा। अब आगे सेक्शन 2 का टी के अंदर क्या बताया गया? प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड। प्रिस्क्राइब का मतलब है जो कि इस कोड के रूल के द्वारा प्रिस्क्राइब हो, ये है इसके अंदर। आगे सेक्शन 2 का यू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेक्शन 2 के यू के अंदर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन जो सेक्शन 24 के अंडर अपॉइंट किया जाता है एंड वो पर्सन भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पर एक्ट कर रहा है। तो इन जनरल समझ लें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी केस में सेक्शन 24 में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अब आ गया सेक्शन 2 का वी पॉइंट, वी को करते हैं। अब आ गया सेक्शन 2 का वाई, सब डिवीज़न मीन्स ए सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, जो कि सब डिवीज़न के बारे में बताता है। सब डिवीज़न मीन्स एनी डिवीज़न, सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीज़न का जो है मतलब होता है, आपने सुना होगा एसडीएम या एसडीओ, सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर जो है, तो वो मैजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर है, वो जो सब डिवीज़न में होता है उसको सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिवीज़न ऑफिसर बोला जाता है। तो सब डिवीज़न जो होता है वो तहसील को कहा जाता है इन जनरल। अब आगे सेक्शन 2 का डब्ल्यू, समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस, जिसमें समन केस के बारे में बात की गई है। समन केस क्या होता है? समन केस जो कि वारंट केस ना हो वो समन केस होगा। अब आगे है सेक्शन 2 का एक्स, वारंट केस। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। समन केस आपको हमने बता दिया जो वारंट केस ना हो, और वारंट केस से हमें पता चल जाएगा कि समन केस क्या होता है। वारंट केस मीन्स ए केस जो कि ऐसे ऑफेंस से रिलेट करता है जो पनिशेबल हो विद डेथ, जिसकी सज़ा डेथ हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years हो। मतलब वारंट केस उसको कहेंगे जहाँ पर सज़ा क्या या तो डेथ होती है या जीवन कारावास हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल से ज़्यादा हो, उसको वारंट केस बोलेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर आगे क्या, WA, विक्टिम, जो कि 2009 में ऐड किया गया था। विक्टिम कौन पर्सन होता है? विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, जिसको कोई नुकसान हुआ हो या फिर उसको कोई चोट पहुंची हो, या फिर उसको लॉस या फिर इंजरी, नुकसान या फिर चोट जो है कैसे पहुंची है, बाय रीज़न ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज्ड। जो एक्यूज्ड पर्सन है उसने कोई ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन किया है एंड जिसके लिए वो एक्यूज्ड पर्सन जो आरोपी है वो चार्ज है, ठीक है। उस एक्यूज पर्सन पे, उस आरोपी पे जिस एक्ट या मिशन की वजह से चार्ज लगा हुआ है एंड वहाँ से अगर पर्सन को लॉस या फिर इंजरी हुई है तो उसको लॉस या फिर इंजरी हुई है उसको हम विक्टिम बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी को लॉस या इंजरी होगी, ठीक है, और
तो वो तो होगा विक्टिम। जिसके ऊपर केस चलेगा वो अक्यूज्ड है। जो एक्सप्रेशन है विक्टिम है उसमें हिज और हर गार्डियन ऑफ लीगल हायर, जो उसके गार्डियन और लीगल हायर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। अब नेक्स्ट है सेक्शन 2 का वाई। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू दैम इन दैट कोड। वर्ड्स और एक्सप्रेशन, क्लोज वाई कहता है कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए, मतलब जिनकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर नहीं दी गई, उनकी डेफिनेशन हम इंडियन पेनल कोड से ले लेंगे, उसको हम इस कोड में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट होता है। हमने जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन 3 करेंगे और बाकी अदर सेक्शंस भी अगली वीडियोस में करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें आप, ताकि उनको एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।